साथ साथ एस ब्लॉक का रिवीजन सेशन लाए हैं हम आपके लिए। मैं हूं शिशिर मित्तल और आज हम एस ब्लॉक की बातें करेंगे। इनॉर्गेनिक में मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं पढ़ा है पहले से बच्चों, तब भी आ जाओ, एक बार पढ़ के आओगे तो 10 गुना फायदा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो भी पढ़ोगे तो भी रिवीजन का तो फायदा मिल ही जाएगा। नुकसान तो कैसे भी नहीं है, कहीं नहीं तो छूटेगा। क्यों? शुरुआत करें सारे कांसेप्ट रिवाइज करने के संकल्प के साथ। तो चलिए आगाज किया जाए। सबसे पहले की कांसेप्ट क्या है? ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के रेडियस का ट्रेंड क्या है आप मुझे बताइए। डाउन द ग्रुप चलते हैं, जैसे जैसे शेल्स ऐड होते जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है, और अगर क्रॉस द पीरियड चलेंगे अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ की ओर चलेंगे तो आप पाएंगे रेडियस कम हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल्स ऐड नहीं हो रहे, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर घसीट लेगा, आकर्षित कर लेगा और साइज को छोटा कर देगा। राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लीस्ट आयोनाइजेशन? क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इज क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ जाती है। कम ऑन, दिस इज सो सिंपल। लिथियम से बड़ा सोडियम से बड़ा पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम से बड़ा सीजियम इज द आंसर। यस इज द आंसर। देयर वी आर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी याद है आपको क्या होती है? हाँ याद है ना? क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेने की ताकत, मतलब इसमें खर्च होने वाली एनर्जी। मान लो सोडियम है गैस फेस में, उस इलेक्ट्रॉन छीन के Na+ गैस बनाया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस आयन बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। और कहीं ना कहीं बताती है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में कैसे पकड़ के रखा हुआ है। अगर ज्यादा दबोच रखा है, बड़ा ट्रैप कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है इस ब्लॉक में? जब आप डाउन द ग्रुप चलेंगे आकार बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन का फोर्स कम होता जा रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटती चली जा रही है। तो आप पाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लगातार उत्तर कम होती चली जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अक्रॉस द पीरियड कुछ होगा। जी हां, लिथियम है 1s2 2s1, बेरिलियम है 1s2 2s2। अक्रॉस द पीरियड चले साइज छोटा हो चुका है, न्यूक्लियस के करीब आ रहे इलेक्ट्रॉन, उनको नोच के निकालना कठिन हो गया है, तो आप पाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ट्रेंड क्या है? अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। ये ट्रेंड किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। इस ज्ञान के आलोक में आइए देखें प्रश्न क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? सबसे कम है कौन? लिथियम से बहुत कम है सीजियम, लिथियम से ज्यादा है बेरिलियम, बेरिलियम से कम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम है कैल्शियम। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा है, लेकिन ये पक्का है कि इन सबसे कम होगा कौन? बेरियम। और बेरियम ज्यादा होगा किससे? सीजियम से। क्यों? पीरियोडिक टेबल से आप देखिए कि सेकंड पीरियड वाले ज्यादा है, तो सबसे कम कौन है? सबसे मासूम सीजियम है हमारा। जी बी इज द आंसर। यस बी इज द आंसर। दैट यार आयोनाइजेशन एनर्जीज, तीसरा प्रश्न भी आयोनाइजेशन एनर्जी पर ही है। ऑफ एलिमेंट ए आर गिवन बिलो। ए रिएक्ट्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कंपाउंड्स आर पॉसिबल। ओह माय गॉड, ये सब क्या रखा है? दो चीजें, दो कांसेप्ट्स यहां पर इन्वॉल्वड है। पहला, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ जाती है। IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से काफी ज्यादा होती है सेकंड से ज्यादा होगी हमेशा थर्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस विद सक्सेसिव आयोनाइजेशन। सक्सेसिव आयोनाइजेशन में एक के बाद एक, पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम खर्च आएगा, दूसरा निकालोगे तो प्लस चार्ज के आकर्षण के विरुद्ध दूसरा इलेक्ट्रॉन घसीट कर निकालने में निश्चित ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो IE2 डेफिनेटली I1 से ज्यादा होगी, IE3 डेफिनेटली I2 से ज्यादा होगी। ये तो वही होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा तब होगी जब तुम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़ रहे हो। क्या बात कर रहे हो? जी हां, सबसे ज्यादा पीड़ा तब होगी जब तुम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़ रहे हो। और यहां पर देखो क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पास एलिमेंट कुछ भी था, ए था, तो ए में तुमने फर्स्ट एनर्जी खर्च करी और बनाया A+, 120 किलो जूल पर मोल लगा। A+ में तुमने 430 किलो जूल पर मोल दिया और बनाया A2+। IE2 का मतलब सेकंड आयोनाइजेशन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो दूसरा भी निकाल लिया, ज्यादा एनर्जी लगती है। 120 के 3 गुने से भी ज्यादा है 420, ठीक है। अब A2+ है आपके पास और आपने उसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाया है A3+, और ये क्या है? 13,000। ओ माय गॉड, 430 का 10 गुना होता है 4,300, और 4,300 का 2 गुना होता है 8,000, इसका भी 3 गुना करो तो होता है 12,900। तो ये लगभग 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा है, और ये तो 3 into 10 टाइम्स 30 टाइम्स है लगभग, उससे ज्यादा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, दूसरा निकालेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। IE2 हमेशा I1 से ज्यादा होगी, IE3 हमेशा I2 से ज्यादा होगी, इसमें हम कोई बुरा नहीं मानते। लेकिन तो खास बात है ये कि फर्स्ट की बजाय सेकंड निकाला तो 3 गुनी से थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगी। सेकंड के बाद थर्ड निकाला तो 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 टाइम्स 30 गुना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई। पागलों की तरह पड़ गई, एकदम तड़प उठाया। नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता मैं इलेक्ट्रॉन, और जबरदस्ती छीन कर बहुत ताकत लगा के निकाला इलेक्ट्रॉन। क्यों लगानी पड़ी थी ताकत? तुम कोई बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ रहे थे, तुम किसी बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ रहे थे। किसको तोड़ रहे थे? यू हैव ब्रोकन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हियर। पाप किया है तुमने, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं तोड़नी चाहिए थी। लेकिन तो यानी कि A2+ +2 से +3 में नोबल गैस तोड़ रहे हो, इसका मतलब +2 में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी, तो A2+ इट हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होता है। अरे तो A की वैलेंसी क्या होगी? A की वैलेंसी मेरे भाई होगी +2। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तक तो दे ही रहा है ना, लफड़ा तो तीसरे में है, 2 तक तो चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा बताया। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बहुत तसल्ली से दोबारा पूरा देखा है, कौन सा? कि मेरे भाई अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखी हो, एक के बाद वाली आयोनाइजेशन क्यों I1 I2 I3 I4 रखी हो, तो जब एकदम से पागलों की तरह चेंज आए, एकदम से बढ़ जाए, बढ़ेगी तो हमेशा, और जब रेट ऑफ इंक्रीज कई गुना हो जाए, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो जाए, तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी है, तो उसके जस्ट पहले जो होगा वो स्टेबल होगा, वही उसकी बैलेंसी होगी। तो A की बैलेंसी है +2। अगर A की बैलेंसी है +2 तो A का फ्लोराइड कैसा होता है? A+2 है, F-1 है, ये होता है AF2। A+2 है, ऑक्सीजन -2 होती है, ये होता है AO। A+2 और नाइट्रोजन -3 है, तो ये हो जाता A3N2। A3N2 नाइट्राइड अगर होगा तो होगा उसका फार्मूला A3N2। ऐसा is the answer? Yes indeed, he is the answer, and there we are. Done. वैसे थोड़ी सी चीप ट्रिक भी है, पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पॉपुलर कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ जाता है, बहुत टफ नहीं है। अगर पहली बार कुछ सोचना पड़े तो दिमाग खर्च होता है, लेकिन तो सोचवा दिया गया तो ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होता। कर सकते हो इसे।
चौका मारना था, उसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए, तो उसके नाते में आपको बहुत मस्त चीज बता। और इसे कुछ नहीं आता, मान लो ये सब कुछ भी नहीं आता, थोड़ी सस्ती बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम में स्कोर करना है, केमिस्ट्री हम सीखना चाहते ही हैं, पर एग्जाम में स्कोरिंग के लिए भी एक प्रत्युत्पन्न व्यक्तित्व चाहिए। व्हाट हाजिर जवाबी, व्हाट एक विट चाहिए कि आप फटाफट पढ़ लो, आप क्विक विटेड हो। उसमें आप उस तरह से सोचना सिखा रहा हूँ। आप देखो AF आपको फ्लोरीन पता है -1 है, तो AB +1 है। A2O अब आपको पता है ऑक्सीजन होती है -2, तो A +1 है तभी 2 है। A3N आपको पता है नाइट्रोजन होती है -3, तो A +1 होगा तभी 3 टाइम्स है। तो A, B और C ऑप्शन तो तब आंसर होती है जब A की वैलेंसी +1 होती है और यहाँ पे +2 ऐसा। तो अगर +1 होता A तो आंसर A, B और C तीनों आंसर हो जाते हैं। हो जाते हैं। अब सिंगल करेक्ट तो आता है, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकते, तो तीनों ही नहीं होंगे। हाँ, तो क्या बचा D वही होगा। कुछ मत देखिए आयनाइजिंग एनर्जी, सिंपली यहाँ से कॉमन सेंस से कर लीजिए, चाहे पैसे कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको करना चाहिए, लेकिन हाँ, एग्जाम में आ जाए आपको ये ना याद आए, तो छोड़ देने से तो अच्छा है कैसे कर लें, इसमें दिमाग तो लगाएगा। राइट राइट ठीक है। Oh my God, ये क्या गया? Ionic mobility of lithium plus is less than Na plus and K plus ions in aqueous medium because ionic mobility याद है आपको क्या होती है? कि अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब आयंस हैं, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, दो प्लेट्स रख दूं मेटल की, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा। अब क्या होगा? आयंस भागेंगे पानी, एक्सेलरेट करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीरियम जो है सब भागेगा, वो माइनस की ओर भागेगा। लेकिन जितनी तेजी से कोई आयन चलेगा, हम कहेंगे उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। जो जितना तेज चलेगा उसकी उतनी ही मोबिलिटी होगी ज्यादा। और तेज कौन चलेगा? तो छोटा होगा, पतला होगा, हल्का फुल्का होगा, वो दौड़ जाएगा। जो मोटा होगा, गोल मटोल होगा, भारी भरकम होगा, डुम 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 मुश्किल से चल पाएगा, उसको दिक्कत होगी। हाँ, बात तो सही है। हम सही बोल रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि लिथियम तो छोटू सा है, अगर छोटू सा है तो तेजी से निकल जाएगा। हाँ जी, लेकिन वास्तव में होता है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस इज लेस देन सोडियम एंड सोडियम इज लेस देन पोटेशियम। तो जो बड़े आयन दिख रहे हैं उनकी मोबिलिटी उल्टे ज्यादा पाई जाती है, ऐसा लगता है कि वो मजे से दौड़ रहे हैं, और जो छोटे आयन हैं ऐसा लगता है कि वो तो मुश्किल से चल पा रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, पुराना किस्सा है, अनऑफिशियल है, लेकिन हिस्टोरिकल माना जाता है। सबूत मेरे पास नहीं है कि सच्चा है झूठा, लेकिन मैंने कई बार सुना है, मान लेते हैं सच्चा है। और हमारे केमिस्ट्री के एग्जाम्पल देखा है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बड़े नेताओं में से थे महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने मतलब बड़े सारे आंदोलन चलाए थे, बहुत सारा जीवन व्यतीत करते थे वो। तो उन्होंने एक बार एक दूसरे बहुत बड़े नेता थे, उनकी आलोचना करी, उनका क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि तुम जब ट्रेन से आते जाते हो ना, तो तुम फर्स्ट क्लास में चलते हो, और ये जो तुम पार्टी का पैसा खराब कर रहे हो, ये तो जनता से चंदा लेकर आया है, तो तुम्हें पैसे बचाने के लिए फर्स्ट क्लास नहीं थर्ड क्लास में चलना चाहिए। तब थर्ड क्लास नाम की क्लास हुआ करती थी, तो सस्ती पड़ती थी। तो गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे, और जो दूसरे नेता जिन पर कटाक्ष किया गया था, ये फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे। दोनों का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाती थी, तो गांधी जी ने कहा ये तो गलत बात है, तुम्हारा खर्चा तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो दूसरे नेता थे, इन्होंने हिसाब पेश कर दिया, कहने लगे गांधी जी आपकी जब यात्रा होती है, माना कि आप थर्ड क्लास में चलते हैं, और आपके साथ इतना हुजूम और भीड़ चलती है, सबका टिकट लेना पड़ता है, लेकिन झूठ तो आप बोलते नहीं, आप तो सत्यवादी हैं, तो आप बेटिकट यात्रा नहीं करते, आप सबके टिकट लेते हैं यहाँ, और सबका खर्चा पार्टी उठाती है जी। तो आपका अकेले के टिकट कॉस्ट भले ही कम होगी, पर आपके साथ जितने लोग चलते हैं सबकी जोड़ तो देंगे ना कॉस्ट, वो कॉस्ट मेरी कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, मैं अकेला चलता हूँ, तो अल्टीमेटली पैसे बचा ही लेता हूँ। आप 150 लोगों के साथ चलते हो, पैसा बचा। इस चीज का आयनिक मोबिलिटी से क्या लेना देना है? वही बात, क्या मतलब कहानी में है ना। और दूसरे हम आप देखिए, लिथियम अगर अकेला चलता, सोडियम अगर अकेला चलता तो तेज भागता, अच्छा लिथियम ज्यादा तेज भागता सोडियम से, लिथियम छोटा है। कोई प्रॉब्लम क्या? जब पानी में होते हैं तो ये सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड होते हैं, भूल मत जाना इस बात को। डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस ऑक्सीजन का, हाँ जी, और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, हाँ जी। आप देखिए इसे, तो लिथियम के साथ ये कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने उसे हाइड्रेट या सॉल्वेट कर रखा है जी। और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि बस यही है, इनके बाहर सेकेंडरी और टर्शियरी लेयर्स भी हो सकती है। क्यों? इनके पास हाइड्रोजन तो खाली ही है, तो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स इनके साथ फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये एक सेकेंडरी लेयर हो गई। और जैसे सेकेंडरी लेयर है, ऐसे ही इनके साथ एक टर्शियरी लेयर होती है। और जब ये चलते हैं तो इनके साथ पूरा लवाजमा चलता है। तो लिथियम खुद तो छोटू सा था, उसकी अट्रैक्टिव पावर बहुत थी, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत थी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा उसके साथ चल पड़ा। जब पूरा उसके साथ चल पड़ा, तो आप देखिएगा जो एटॉमिक रेडियस थी, या जो आयनिक रेडियस है, जिसको कहते हैं हम हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, तो जहां तक के पानी के मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ खींचे चले आए, वो होगी हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस लिथियम, एंड दैट इज मोर देन हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम। सोडियम छोटा, सोडियम थोड़ा सा बड़ा आयन है, उसकी पोलराइजिंग पावर कम है, दूसरों को आकर्षित करने की ताकत कम है, वो तो दूर तक आकर्षित नहीं कर पाता। तो इसका फल होता है कि लिथियम से सोडियम से पोटेशियम जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाती है, अपने साथ पानी के दूसरे मॉलिक्यूल को दबोच कर चलने की ताकत कम हो जाती है, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे आकार लिथियम का ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पानी चिपका लिए और सब चलते हैं धीमा चल। ये रहस्य है इसका जो यहाँ पे पूछा है। ए आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज स्मॉल, तो नॉनसेंस। चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम इज हाई, तो है क्योंकि छोटा है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, चार्ज उसका प्लस 1 है, सरफेस एरिया छोटे एरिया कम है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। हाइड्रेशन टेंडेंसी ऑफ लिथियम इज हाई, और इसी के कारण बी के कारण ही सी आता है कि हाइड्रेशन टेंडेंसी लिथियम की ज्यादा है। तो सबसे सटीक आंसर एक ही चुनना है, तो चुनेंगे सी को, ज्यादा हाइड्रेटेड है लिथियम, इसलिए हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस ज्यादा होने से आयनिक मोबिलिटी कम होगी। करेक्ट? शानदार कॉन्सेप्ट सारे एक के बाद एक बड़े धमाकेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंस ऑफ एस ब्लॉक कैप्चर कर रहे हैं आप हमारे साथ। आइए मेरे नीट की तैयारी में अगला चरण चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सॉल्यूशन इज हाई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी चलो जो सबसे ज्यादा करंट कैरी करेगा, +1 से ज्यादा अच्छा करंट कैरी कर सकते हैं, +2 की दोनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे तो 1 का डबल करंट +2 कैरी कर लेंगे। ठीक, तो पोटेशियम से बहुत ज्यादा होगा कैल्शियम, और सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम तेज चलेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम में मैग्नीशियम से कैल्शियम तेज चलेगा। अच्छा, तो एक बात तो पक्की हो गई, इनमें सबसे कम कौन कैरी करेगा? सोडियम, और सबसे ज्यादा कौन कैरी करेगा? कैल्शियम। कैल्शियम इज द आंसर, यस। प्लीज नोट, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस का अकेले का कांसेप्ट नहीं है, यहाँ मोबिलिटी और स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना करंट कैरी किया, और +1 वाले के मुकाबले +2 वाले पे चार्ज दोगुना है, तो करंट कैरी तो वही डबल हो जाता है
सीधे तो प्लस 2 वाले हमेशा ज्यादा कैरी करते हैं प्लस 1 वालों से, क्योंकि स्पीड में इतना अंतर नहीं पड़ता, चार्ज डबल हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। Which of the following forms a stable superoxide? Most important. अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बनाता है Li2O, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बनाता है पेरोक्साइड, लेकिन पोटेशियम बनाता है सुपरऑक्साइड, रुबिडियम बनाता है सुपरऑक्साइड और सीजियम भी बनाता है सुपरऑक्साइड। अच्छा, कौन बनाता है स्टेबल सुपरऑक्साइड? पोटेशियम, रुबिडियम है नहीं और लिथियम, सीजियम सभी। ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, द आंसर इज डी, यानी डी जो है बोथ ए एंड सी। अच्छा, ये बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम और बेरियम का पेरोक्साइड। अगर सेकंड ग्रुप ले लो तो लिथियम और पूरे सेकंड ग्रुप का बनता है ऑक्साइड सिवाय बेरियम। सोडियम और बेरियम बनाते हैं पेरोक्साइड और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सिर्फ फर्स्ट खानदान के सेकंड ग्रुप में बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ऐसे ये याद रखना पड़ेगा। Which of the following metal chloride forms hydrated salt? हाइड्रेट कौन होता है? जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? तो ऑप्शन है तो चार्ज ज्यादा हो और या साइज कम हो। अरे चार्ज तो सबका +1 ही है ना, अब चार्ज सबका +1 है तो साइज को देखो बाबू, साइज इसका होगा सबसे छोटा, वही होगा सबसे खोटा और वही पानी को ज्यादा ट्रैप करेगा और वही बनाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। कौन बनाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट? अजी लिथियम बनाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। CO2 exhibits paramagnetic behavior, ठीक है। This is due to the paramagnetic nature of CO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? पोटेशियम के कारण या सुपर ऑक्साइड के कारण? अनपेड इलेक्ट्रॉन सुपर ऑक्साइड, तो ये तो CO2 में O2 नहीं है, O2 माइनस है। और पैरामैग्नेटिक कौन है? इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अवश्य होंगे और इसी के कारण होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इट इज बिकॉज़ ऑफ सुपर ऑक्साइड O2 माइनस। ऐसा, अरे यहाँ KO माइनस लिखा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। O2 लिखा है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर तो ये है नहीं ना, CO2 के अंदर तो K+ है और O2 माइनस है। K+ पैरामैग्नेटिक है नहीं, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है। ऐसा select the correct statements for alkyl metals. A, metal oxides react with water to form only metal hydroxides. और तो कहते हैं ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। मेटल पेरोक्साइड्स रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सीजन गैस। मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे Na2O है, उसमें पानी डालोगे तो बनेगा 2 टाइम्स NaOH, ऐसा करेंगे, यहाँ करेंगे तो मेटल पेरोक्साइड्स Na2O2 प्लस पानी और हीट भी, तो वैसे तो बनता 2 टाइम्स NaOH प्लस H2O2 और हॉट है तो H2O2 डिकम्पोजेस एज H2O प्लस हाफ O2। अच्छा, तो बस NaOH और O2 बन गए, मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, यही सही। मेटल सुपरऑक्साइड्स और एक बचा MO2 या KO2 जैसे, तो रिएक्ट विद पानी, ये बनता है KOH plus H2O2 plus O2 form metal hydroxides H2O2 और O2। yes, सिंगल करेक्ट की दुनिया में 3 तो करेक्ट कैसे होंगे? आंसर इज बी, ऑल ऑफ दीस। यस, ऑल ऑफ दीस तीनों रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, एबीसी तीनों कांसेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है और इनमें से प्रत्येक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, इसलिए पूरा बताया मैंने ध्यान से। When lithium and sodium are burnt in dry air, we get dry air में क्या है? O2 है और N2, तो सोडियम विल फॉर्म Na2O2 और थोड़ा सा लिटिल होगा Na2O। अभी देखा था ना, सोडियम लिथियम ऑक्साइड बनाता है लेकिन सोडियम पेरोक्साइड बनाता है और लिथियम Li2O बनाएगा लेकिन साथ में Li3N भी बनाएगा क्योंकि एयर में नाइट्रोजन भी है। अच्छा, सही। तो सोडियम का पेरोक्साइड है मीन, NaOH ड्राई तो हाइड्रोजन है, तो आई कहां से नॉनसेंस। Na2O Na2O ये भी गलत है, ये से में सोडियम में बनाया पेरोक्साइड, लिथियम में बनाया ऑक्साइड और नाइट्राइड भी बनाता है लिथियम। छोटो लिथियम प्यार से नाइट्राइड बनाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी प्यार से नाइट्राइड बनाते हैं और बचे कुछ अल्कली मेटल्स ढंग से नाइट्राइड्स नहीं बनाते क्योंकि पोलराइजिंग पावर इतना दम नहीं होता। which nitrate will decompose to give NO2 on heating। ये क्या है? रिएक्शंस आने चाहिए आपको। NO2 को गर्म करोगे NaNO2 plus half O2 ऐसे निकल जाता है। ये देगा KNO2 plus half O2, ये देगा RbNO2 plus half O2। लिथियम देता है Li2O plus 2NO2 plus half। ऐसे लिथियम टिपिकल एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का है, डायगोनल रिलेशनशिप है इसकी इस मैग्नीशियम के साथ। इसका बिहेवियर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से बिल्कुल अलग होता है। ये तोड़ देता है नाइट्रेट को और NO2 निकल आता है। बड़ी लोग कोई बात नहीं। यस, which of the following carbonates decomposes most easily on heating? Oh my god, आप देखिए जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी वैसे वैसे मजे से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो सोडियम से डिफिकल्ट होगा, पोटेशियम से डिफिकल्ट होगा रुबिडियम कार्बोनेट को, ये है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ये। और सोडियम से भी मजे से, क्योंकि पोलराइजिंग पावर सोडियम से ज्यादा है किसकी? मैग्नीशियम की। सबसे सस्ते में सबसे कम टेम्परेचर पर सबसे इजीली डिकम्पोज कर जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सा? अगेन रिपीट, जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी कार्बोनेट्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, फॉस्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, आइडेंटिफाई A B C D and E in the following। C and D both react with HCl but D gives white fumes with HCl। अल्कली मेटल A किसी किस्म का अल्कली मेटल है, वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। यू रिमेंबर लिथियम इज द ओनली मेटल व्हिच रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एट रूम टेंपरेचर, तो होना A लिथियम है, ठीक है। और B क्या है? B हो जाएगा लिथियम नाइट्राइड Li3N। अच्छा, पानी डालेंगे तो क्या होगा? LiOH बन जाएगा व्हिच इज C और अमोनिया निकल जाएगी व्हिच इज D। C and D both react with Cl, C क्या है? LiOH और D क्या है? अमोनिया। दोनों HCl से रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल अमोनिया प्लस HCl देती है डेंस व्हाइट फ्यूम्स NH4Cl। सब कुछ कर लिया जी, अरे बिल्कुल, तो क्या करें आप? मैच कर ले कॉलम्स को, देखते हैं क्या है। पूछा है करेक्ट मैच फॉर बी एंड ई, और देखिए क्या है? बी और ई बाबू, बी था Li3N और ई थी अमोनिया। ई को चले NH4Cl। बी इज द आंसर, यस, बॉम्बे इज द आंसर। Which of the following reactions is not associated with solvate process for manufacturing sodium carbonate? सॉल्वेट बनाने की प्रोसेस में क्या होता था? नमक डालते थे, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता था और उससे NaHCO3 प्रेसिपिटेट हो जाता था, NH4Cl छूट जाता था। ये तो सच है। ये तो नॉट पूछा, तो एसोसिएटेड है, ठीक है। NaOH plus CO2 सोडियम कार्बोनेट, ऐसा कब होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करता है सोडियम कार्बोनेट टू CO2 तो अंत में कराती है, ये भी सच है। अमोनिया H2CO2 से रिएक्ट करती है, बनाती है अमोनियम बाइकार्बोनेट, और यही तो आ गया था, ये तो रिएक्ट करता है, ये भी सच है। ये संदिग्ध है, ये कभी नहीं होता। बड़े डी तो बी इज द आंसर, यस।
Yes, please, yes. Sodium carbonate can be manufactured by Solvay's process, but potassium carbonate cannot. Why? क्यों? आखिर क्यों? NaHCO3 की solubility कम होती है, वो crystallize हो जाता है. Potassium bicarbonate is more soluble than sodium bicarbonate, वो precipitate ही नहीं होता, तो process आगे बढ़ती है. और sad, ऐसा. What is the biological importance of sodium and potassium ions in the cell fluids like blood plasma? बड़ी बड़ी कमाल की चीजें. ये salts का जो रेशियो है सोडियम पोटेशियम रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसान के जीवन के लिए. They participate in transmission of nerve signals. Yes, they do. They very much do. They regulate the number of RBCs and WBCs in cell. कुछ नहीं करते ऐसा. They can be represented in any amount of blood since their absorbance is nonsense. They regulate viscosity of blood. बकवास है. A is the answer. सोडियम और पोटेशियम आयंस के concentration में difference के कारण across cell membrane एक cell potential create होता है as per Nernst equation. और उससे electrical impulses बनता है. उससे electrical impulses पैदा होती है, तंगी होती है और न्यूरॉन उसी की मार्फत काम करते हैं और तभी चीजें. अच्छा, सही. What element is present in blood plasma in larger quantity? बट ब्लड के प्लाज्मा में अधिक क्वांटिटी में इनमें से क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन डिस्कशन आपको आनी चाहिए. अभी में आप देखिएगा कॉपर शरीर में अपेक्षाकृत सबसे कम होता है, वह कहीं कहीं पाया जाता है. आयरन तो खून में आपको लग सकता है हीमोग्लोबिन में होता है और लाल लाल खून आयरन के कारण होता है. हाँ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगे तो सोडियम होता है. सोडियम होता है, जी हाँ, सोडियम सबसे ज्यादा होता है. क्यों? ब्लड प्लाज्मा में भी होता है और इन जनरल खून में सबसे ज्यादा अस्तित्व सोडियम का है. नर्व सेल्स जब मैसेज ट्रांसमिट करती हैं तो कुछ सोडियम सेल वॉल के अंदर घुस जाता है, सेल के अंदर चला जाता है और आयनिक पंप्स होते हैं जो सोडियम को पंप करके वापस बाहर निकाल देते हैं और सोडियम का आयतन चलता रहता है. सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट सोडियम, राइट? ठीक है. The property of alkaline earth metals that increases with their atomic number. उनका atomic number बढ़ने के साथ उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बढ़ जाती है? A. Solubility of their hydroxides in water. Hydroxides down the group ज्यादा soluble होते हैं. हाँ, क्यों? LiOH बहुत OPT खुलता है. NaOH ज्यादा है, KOH और ज्यादा है. तो ये hydroxide की solubility तो down the group बढ़ जाती है. Alkaline earth metals की yes. अगर आप देखेंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल soluble नहीं है पानी में. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ soluble है. बेरिलियम मस्ट soluble है, स्ट्रॉन्शियम पर soluble. हाइड्रोक्साइड्स बढ़ते हैं. सल्फेट्स की solubility down the group कम होती है. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी down the group कम ही होंगी, बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल. ठीक है. Which of the following oxides is most acidic in nature? सबसे acidic कौन है? अच्छा, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर पड़ता है. तो जितना नीचे होगा उतना ही बेसिक होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही लेस बेसिक या मोर एसिडिक होगा. बेरिलियम ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर. इज नॉट एसिडिक है नहीं, पर इस नंबर के हिसाब से इनमें आपस में तुलना करोगे तो लीस्ट बेसिक या मोस्ट एसिडिक है. बीईओ वास्तव में फोर्ट्रेट होता है. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी कौन कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम. सबसे मजे से वो टूटेगा जिसमें कटायन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा है बेरिलियम की. मेरे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम. पोलराइजिंग पावर देखेंगे, ये कम हो रही है और ये सॉरी इससे भी कम है. तो सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसकी है? बेरिलियम से कम है, मैग्नीशियम से कम है, कैल्शियम से कम है, पोटेशियम से चार्ज ज्यादा हो गया भाई. अच्छा, तो इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी होगी 4 की, 4 नंबर की होगी लीस्ट. ये सही. ये एडी का मार्केट आउट हो गया. और मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी होगी किसकी? पोटेशियम की, 1 की. बॉम्बे इज द आंसर. यस, बॉम्बे इज द आंसर. डन. Which of the following hydroxides is most basic? Down the group basic strength बढ़ जाती है S block में मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड will be most basic also. ठीक है. अब एक थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, आओ देखिए. An oxide or alkaline earth metal X, मान लो M है, तो M ऑक्साइड है तो MO है. It reacts with carbon and chlorine or hydrogen. And a compound Y is found in polymeric chain. Structure it is electron deficient molecule. कितने टोट के करे? ये कोई क्लोराइड है. वो ना हो Y किसी किस्म का क्लोराइड है. ऑक्सीजन को कार्बन चुरा दिया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी. अच्छा. तो मेटल का क्लोराइड बना रहे हैं हम. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कौन सा है जो सिर्फ पॉलीमेरिक चेन्स होती है? पॉलीमेरिक चेन आयनिक तो कोवलेंट होंगी, तो कोवलेंट क्लोराइड होगा. मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे जो क्लोराइड हैं, ये तो सबके सब कैसे हैं? ये तो सारे के सारे आयनिक क्लोराइड्स हैं. एक ही है जो कोवलेंट क्लोराइड है, कौन? BeCl. और वास्तव में इसकी पॉलीमेरिक चेन्स होती भी हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है. तो क्या है कंपाउंड? Y क्या है? वो है BeCl2. B इज द आंसर. डन. और X क्या था? X था बेरिलियम ऑक्साइड. वाओ, क्या मजेदार रिएक्शन है, शानदार रिएक्शन. पॉलीमेरिक चेन की दर्शन कर लीजिए. ओ वाओ, क्या है ये? ये पॉलीमेरिक BeCl2 है. इस तरह से इसमें 3 सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं ना, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं. Cl के लोन पे बेरिलियम को चले जाते हैं जैसे. प्लीज नोट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिंग्स. अगला प्रश्न है, amphoteric hydroxides react with both alkalis and acids. सच. Which of the following group 2 metal hydroxides is soluble in NaOH? Oh, how मासूम. बेरिलियम अकेला हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड है जो एम्फोटिक नेचर शो करता है. S ब्लॉक में A is the answer. ऐसा है, जी हाँ, A is the answer and only answer actually is wrong. Halides, Cl and I of alkaline earth metals which cannot be dehydrated by heating is R. कौन सा ऐसा हैलाइड है जिसको हम सिर्फ गर्म करें और हम सोचें कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगा? ऐसे नहीं कर सकते. जैसे CaCl2.6H2 गर्म करो, CaCl2 सूखा हो जाएगा और 6 पानी हो जाएगा. लेकिन यदि तुम्हारे पास है MgCl2.6H2 और तुम इसे गर्म करते हो तो पहले तो मिलता है MgOHCl plus HCl plus 5 पानी, और हीट करो तो मिलता है MgO plus HCl. अरे MgCl2 ना मिला. और बेरिलियम में तो और हालत खराब है, अगर BeCl2 डॉट जितना भी पानी उसके साथ गर्म करोगे तो पक्का B वही मिलेगा. तो कैनॉट बी डिहाइड्रेटेड बाय हीटिंग. ये दोनों बोथ B and C. जी हाँ, बोथ B and C बदमाश है, दोनों से नहीं. ठीक है. When excess of carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness first form disappears due to. Lime water क्या है? Lime water है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आपने CO2 पास करी, अच्छा लगा. क्या बना? CaCO3 प्लस पानी, ये मिल्कीनेस हो जाएगी. और ये CaCO3 जो मिल्की है, इसी में H2 और CO2 मिला दो तो बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस. ये डिसॉल्व कर जाएगा पानी, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट. यस, बी इज द आंसर. इंडीड बी इज द आंसर. Which of the following reactions is called slaking of lime? Slaking of lime, जी हाँ. स्लेट लाइम क्या था? स्लेट लाइम एक था स्लेट लाइम. सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेट लाइम. अच्छा,
स्लेकिंग ऑफ लाइम, और लाइम क्या होता है? लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्लेकिंग मतलब जब आप स्लेक लाइम बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं? सी में बना रहे हैं जी। तो ये स्लेकिंग ऑफ लाइम, जी हाँ, ये है स्लेकिंग ऑफ लाइम। द मिनरल आयन नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज, वो कौन सा आयन है जिसके बगैर खून के थक्के नहीं जमते, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती, जरूरत नहीं, खून निकलता है, खून जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है ताकि और ब्लड लॉस ना हो। और ये एक स्पेशल आयन के बगैर नहीं हो सकता। और उसका जवाब है कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम वो है जिसके बगैर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। आपको जरूर याद करो, ये कैल्शियम। And this brings us to this question which says, oh my God, क्या है? कोई चीज है कैल्शियम सल्फेट .2H2 जिसे लोग प्यार से जिप्सम भी बोलते हैं। अच्छा, उसको 120 डिग्री तक गर्म करो ना तो बनता है CaSO4.12H2O which is called plaster of Paris। अच्छा, और अगर कुछ ज्यादा हीट फीड कर दो तो पंगा हो जाता है। ये कहता है डेड बर्न प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी डाल के सेट करो तो सेट होकर वापस जिप्सम बन जाता है। और डेड बर्न प्लास्टर में पानी डालो तो कितना मूड खराब हो गया। अभी हमेशा पानी डालता है, पानी नहीं, हाथ लगाना। तो बी अब जो बन गया है वो पानी के साथ सेट नहीं होता, वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है, CaSO। और बहुत गर्म कर दोगे तो टूट जाएगा CaOSO2 और हाफ हो इस तरह से। अच्छा, ऐसे होता है। तो अब बस ए है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, नहीं, यस, नहीं, तो बी आउट हो गए। और क्या है? डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर, सही बात है। और तीसरा सी का ऑप्शन क्या है? कैल्शियम सल्फाइड, ना ना, लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, ओ माय गॉड, तो ए हार गया और जीत गया है सी। जी हाँ, यू कैन सी, ये जीत गया है सी। दैट्स इट। तो बच्चों ये तो थे एस ब्लॉक पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बिफोर वी साइन ऑफ, आइए फटाफट एक शानदार रन थ्रू करते हैं एस ब्लॉक के रिएक्शंस का। वाओ, रिएक्शंस प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, सारी चीजें जो इस ब्लॉक में आती है, जो हमारे काम की है और जो इन जनरल आपको याद करनी है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए देखिए। राइट, शुरुआत करें, आगाज किया जाए। चलिए, एलकार हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये रिएक्शंस लिखो और पूरे करो। सोडियम, पोटेशियम और बगल में मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड्स हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। और में पानी डालते हैं, क्यों? पानी फेर देते हैं ना लोग दूसरों कामों पर, अब इन पे पानी फेर देते हैं। नेचर क्या इन ऑक्साइड्स का? ये सारे के सारे ऑक्साइड्स बेसिक हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस में शुमार होते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइनर्स एक आदमी होता है सारे। पानी डालने में क्या होगा? K2, जब पानी डालोगे बनेगा KOH, ऑक्साइड और HOH। तुम उसको ऐसे इमेजिन करो कि ऑक्साइड ने छीन लिया H+ तो बन गया OH- और दूसरा बच गया OH-, तो 2 टाइम्स OH- आ गया यहाँ पे। राइट, यहाँ बताओ क्या मिलेगा? Na2+ पानी। अब तुम बताओ, फटाफट बताओ मुझे क्या मिलेगा? ओहो, NaOH मिलेगा भाई, सही बोला। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgO प्लस पानी, बड़ा मुश्किल है, नो रिएक्शन। क्यों? MgO फेल्स टू डिसॉल्व इन वाटर, वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होता। खुल जाता तो देता, नहीं देता, खुलते नहीं, बात करता ठंडा कड़ा। ठीक, वे भी आ। चलो, तो ये ऑक्साइड्स का पानी से रिएक्शन था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जैसे CO2 का रिएक्शन हमने लिखा तो था, CO2 Na2 पर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? नो डाउट। अगर इसी में मैं आपको देता हूं कि मेरे पास है BaO2 और वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो आप बता सकते हो क्या मिलेगा? हाँ, बता देंगे ना। ये क्या है? ये है बेरियम और पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड बन जाएगा H+ तो बन जाएगा H2O2। वाओ, और साथ में बन जाएगा बेरियम और सल्फेट, ये तो प्रेसिपिटेट है। जी हाँ, सॉल्यूशन में बचेगा सिर्फ H2O2। जी हाँ, सॉल्यूशन में बचेगा सिर्फ H2O2। प्योर H2O2 बनाने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। बेरियम लीजिए, हवा में रखिए, बेरियम पेरोक्साइड बन जाएगा। जब बेरियम पेरोक्साइड बन जाए तो क्या करोगे? अब उसको पानी में घोल लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो, बेरियम सल्फेट टोटल PPT में निकल जाता है, सॉल्यूशन बचता है, आपको सॉल्यूशन बचता है सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्यारे H2O2 का। ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ प्योर H2O। अच्छी बात। और भी कुछ है क्या? हाँ, जिंदगी में तो क्या क्या नहीं होता, और बताते हैं आपको तमाशे। देखिए, मान लीजिए ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो पहले हाइड्रोक्साइड देंगे। NaOH की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। NaOH क्या है? बेस। तो बेस है तो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो किससे करेगा? एसिड से करेगा। तो NaOH का रिएक्शन HCl से हम जानते हैं, NaCl पानी बनता है, हाँ पता है। तो ऐसे ही अगर NaOH के साथ मान लीजिए CO2 आ जाए, क्या रिएक्शन करेगा? हैं? हाँ, क्या कराएंगे? सॉल्ट बनेगा। अच्छा, किसका? सोडियम और कार्बन का। क्या बनेगा? सोडियम भी तो आयन बन जाएगा और कुछ है नहीं, कार्बन का कार्बोनेट बना देंगे। बिल्कुल, तो आपको बन सकता है Na2CO3। हाँ जी। अब यहाँ डाउट आता है, NaHCO3 भी तो मिल सकता है, मिल सकता है, NaHCO3 भी मिल सकता है। तो कब, कहाँ, क्या, कैसे? वेल, अगर आप गौर करें एक चीज देखिए, NaHCO3 में है Na+ और HCO3-। बिल्कुल, और अगर उसमें और NaOH डाल दें तो ये H+ और OH- रिएक्ट करके बना देंगे पानी और बन जाएगा Na2CO3। तो बाइकार्बोनेट में अभी भी हल्का सा जान बाकी है, वो और बेस से रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास ये था बेस और ये था एसिड, अगर बेस बहुत ज्यादा है, अगर बेस एक्सेस में है तो फुल सॉल्ट, टोटल सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट। और वहीं पर अगर आपके पास एसिड एक्सेस में है तो आपको मिलेगा हाफ सॉल्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, तो सही कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा है। आप देखिए, और ये जो हाफ सॉल्ट टाइप जो बना है, आप चाहे उसको फुल सॉल्ट बना सकते हैं, उसमें और बेस डाल दीजिए, ऐसे वो फुल सॉल्ट बन जाए। और अगर मन पलट जाए तो फिर से CO2 H2O डाल दीजिए, तो वो फिर से बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट CO2 पास करके बन जाते हैं बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट बेस डालने पर दे देते हैं कार्बोनेट। अद्भुत रिएक्शन है, मजेदार। कुछ तो बहुत हो गया तो, हाँ, बहुत कुछ। सुंदर रिएक्शन है NaOH का CO2। जैसा NaOH ने किया वैसा ही KOH, वैसा ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी कर सकते हैं। सबके रिएक्शन वैसे ही है, मिलते जुलते हैं और सब काम करते हैं। और बोलो, चलिए, तो NaOH हो गया। एक बात बताओ, अगर मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, हीटिंग का क्या एक्शन होता है? गर्म करेंगे तो क्या होगा? वेल, सोडियम बाइकार्बोनेट तो सॉलिड हो सकता है, गर्म करोगे बाइकार्बोनेट टूट जाता है, कार्बोनेट, H2O और CO2। अच्छा, ऐसे ही चीज। तो कैल्शियम ये करेगा, हाँ, CaCO3 आराम से प्रेसिपिटेट प्लस H2O प्लस। और आपको सॉल्यूशन है तो पानी तो पड़ा रहेगा, CO2 गैस है तो हो जाएगी, बस ऐसा। मैंने सॉलिड को ज्यादा गर्म कर दिया तो पानी भाप बन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। और बोलो,
क्या आपको पता है कि पानी में हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के कारण? अच्छा, और सोडियम और पोटेशियम उनका कोई हार्डनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस हार्डनेस का कारण होता है। अगर कभी भी किसी भी वाटर सैंपल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस हो तो हम कहते हैं ये हार्ड वाटर है, और जब उसमें साबुन डालते हैं तो उसमें झाग ढंग से नहीं होती, इसलिए उसकी बदनामी है कि वो हार्ड वाटर है। और बोलो, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, मतलब बाइकार्बोनेट की खासियत ये है कि बाइकार्बोनेट एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। एसिड से रिएक्ट करेगा तो H+ ले लेगा, बनाएगा H2CO3 जो डिकम्पोज हो जाएगा H2O + CO2 में, तेजी से बुलबुले निकलेंगे, हम कहते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। लक्षण होता है बाइकार्बोनेट्स का बड़ा अच्छा टेस्ट माना जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप बेस डालेंगे तो H+ भी चुरा लेगा, बना देगा कार्बोनेट और बन जाएगा पानी। तो बाइकार्बोनेट एक तरह से हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक है, मतलब वो दोनों काम कर सकते हैं, वो प्रोटॉन अर्थात H+ को ले भी सकते हैं और H+ को दे भी सकते हैं, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये कुछ लक्षण है एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटिक नेचर, जी हाँ, एम्फोटिक नेचर क्या होता है? लास्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपको। अगर कोई एसिड के सामने बेस बन जाए और बेस के सामने एसिड बनकर रिएक्ट कर दे तो हम कहेंगे अरे ये एम्फोटिक नेचर शो कर रहा है। अच्छा, कुछ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, सम ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स शो एम्फोटेरिक नेचर। कौन कौन से? आपके जो काम के हैं उनमें खाली ये कौन से? देखिए, एक एस ब्लॉक में है बेरिलियम, इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। पी ब्लॉक में है एल्यूमिनियम, गैलियम या फिर टिन और लेड, चार। और डी ब्लॉक में है जिंक। ये 6 ही है जो आपके काम के हैं, जो कि धोखेबाज है और एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। रिएक्शन क्या होता है इनका? देखिए दिखाता हूं। अगर आपके पास है BeO, AlOH या SNO या PbOH या ZNO, कुछ भी ले लीजिए। अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं, जैसे HCl डाल दिया, H2SO, कोई भी एसिड डाल दीजिए, HCl, HNO3, H2SO4, ऐसे कोई भी एसिड डाल दिया, तो रिएक्शन होता है OH- और H+ से मिलता है पानी, या ऑक्साइड आयन दो H+ खा के वो भी बना देता है पानी। ऑक्साइड आयन है, दो H+ खाएगा, बनाएगा BeCl2 सॉल्ट और पानी। लोग खुश हुए, शाबाशी दी। अरे तुमने एसिड से रिएक्ट किया, तुम तो बेस नजर आते हो। हाँ, बेस है, हम बेस, बेरिलियम ऑक्साइड। अब आगे की बात वही आ गया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। जैसे ही आया कंसंट्रेटेड NaOH, बेरिलियम ऑक्साइड भूल गया कि वो एक बेस था। उसने कहा तुम OH- से लोन पे डोनेट कर सकते हो। उसने कहा हाँ, हम OH- से जुड़ जाएंगे। उसने सॉल्ट बना लिया Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट। धोखा, वो धोखा, आदत है उसकी, धोखेबाज, तो दोगला तो है ही। और अब बेस के साथ BeO ने काम कर दिया एसिड का। यहाँ एसिड के सामने काम कर रहा था बेस का, बेस के सामने रूप बदलकर सूप में खाते बन गया एसिड। जी, और ऐसे लोग जो रूप बदलते हैं वो कहीं भी तगड़े नहीं होते, लल्लू ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के सामने लल्लू एसिड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने लल्लू बेस बन जाता है। एसिड या बेस एम्फोटेरिक नेचर वाले लल्लू ही रहेंगे, दमदार कभी नहीं होते वो, और फिर भी काम तो दोनों करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए SNO + HCl का रिएक्शन आप लिख सकते हैं। हाँ, लिखो SnCl2 + पानी। और यही SNO NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही, Na2SNO2 + पानी, जिंकेट, सॉरी स्टैनेट, स्टैनाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर स्टेट +2 में इसलिए आइट लगाते हैं। लेड नाइट्रेट + पानी, जिंक सल्फेट + पानी, ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट + पानी, ऐसे लिखिए। बेस के साथ भी रिएक्शन कराओगे? क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, उसी तो जिंदा है। लेड नाइट्रेट क्या करेगी? या लेड हाइड्रोक्साइड में अगर आपने NaOH डाल दिया, हम कहते बनेगा PbOH4 2-। स्टाइल मारना है तो सोडियम लगा दो, जो भी पानी छोड़ देगा Na2PbO2 और 2H2 ऐसे बना दो। अच्छा, इस टाइप का रिएक्शन होता है ना। तो सही क्या है? 1 सही है या 2 सही है? दोनों सही है। जब भी 1 बनता है थोड़ा बहुत 2 बन जाता है, जब भी 2 बनता है थोड़ा बहुत 1 बन जाता है। इससे हम पीछे छुड़ा सकते हैं, ये होता ही है। ऐसे ही अगर जिंक ऑक्साइड होता और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता, बनाता क्या? बनाता Na2ZnO2 और पानी। ऐसी है कहानी, जी हाँ, ऐसी है इसकी कहानी, और यही बात थी आपको बतानी। लास्ट रिएक्शन एल्यूमिनियम का AlOH था और मैंने NaOH डाल दिया, वो क्या होगा? NaAlOH4 का कॉम्प्लेक्स बना लो और चाहे तो पानी निकाल लो तो बन जाएगा NaAlO2। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ध्यान से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें से एक ना एक रिएक्शन चलना चाहिए। कोई तैयारी रखिएगा। आज की मुलाकात, इस ब्लॉक की मुलाकात खत्म होती है, इसके साथ फिर मिलेंगे अगली बार, फिर होगी किसी और की बारी, और फिर हम करेंगे और बनस्मान। इसी के साथ इस ब्लॉक की महान कथा समाप्त हुई। बच्चों आप देखिए 2020 मैच का फटाफट और